इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपने कहा कि बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए दोनों, है ना। आपके परिवार से सेकंड पेशेंट अब ट्रीट हो रहा है, तो टाइम पर ही बात करते हैं कि इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो टाइम मांगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर एडिक्शन है तो एकदम हो जाती है। अगर कोई भी दिमागी बीमारी है वो एक रात में कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू साइंस इन बीमारियों के 3 कारण हैं। वन इज़ जेनेटिक्स, वन इज़ पर्सनैलिटी, वन इज़ एनवायरनमेंट। ठीक है। ब्रेन और माइंड इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जैसे आपको डॉक्टर ने बोला केमिकल इम्बैलेंस, तो जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता है, इसी तरह हमारे दिमाग में केमिकल्स हैं। सो वो केमिकल संतुलन में होने चाहिए। जैसे डॉक्टर बोलते हैं इतनी हार्ट रेट होनी चाहिए, इतना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, उसी तरह से जो ब्रेन में केमिकल्स हैं वो भी बैलेंस में होने चाहिए, मात्रा में होने चाहिए। ठीक है। जब भी उन केमिकल्स का संतुलन बिगड़ेगा तो दिमाग में खराबी आ जाएगी। ठीक है। जैसे शरीर में कुछ भी होता है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, इसी तरह से अगर ब्रेन में कुछ ऐसी गड़बड़ होती है तो उसको हम ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं कि अब आपका अब जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो जब दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा तो दिमाग जो जो काम करता है, क्या करता है दिमाग सर? है ना, बॉडी। तो हमारी बॉडी को चलाता है और क्या करता है? सोचता भी है सब। तो हमारी जो सोचें हैं, जो हम समझते हैं, जो हमारा लॉजिक है, हाँ। सारा काम दिमाग करता है। ठीक है। तो हमारे 2 मतलब मोटे मोटे हिस्से, वन इज ब्रेन जो मशीन है, ओके, और उसके अंदर माइंड जिसने काम करना है, सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो अगर हार्डवेयर में गड़बड़ आएगी तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। इसीलिए अगर हमारा दिमाग नॉर्मल ठीक चल रहा होता है तो वो पेशेंट ठीक तरह की हरकतें करता है। अब अगर हमारे पेशेंट के ब्रेन में कुछ कमी आ गई है, कुछ बीमारी आ गई है, तो उसका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता। ठीक है। मगर हम बात कर रहे थे टाइम की कि टाइम क्यों लगता है। तो जैसा कि आज अगर आपकी वाइफ बीमार है, आज अगर आप इलनेस की स्टेट में हैं, तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी है, आपकी सोचें भी हैं, आपके बिलीफ सिस्टम भी हैं, हमारे अंदर जो माइक्रो एडिक्शंस होती, कैरेक्टर फ्लॉज, वो भी हैं। मतलब बचपन से लेकर आज तक अंदर जो कुछ इकट्ठा हुआ है वो आज हमें डिसऑर्डर पे ले आया। राइट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो मैंने पिछले जो मैंने बचपन की बातें भी अब करने लगी है। जैसे पढ़ती थी, जब कॉलेज में पढ़ती थी, ऐसी बातें पहले कभी इसने नहीं की। वो रिमाइंड क्यों होती हैं? मैंने इस मैं वही बोल रही हूँ। ठीक है। ब्रेन को हम एक कंप्यूटर मानते हैं। ठीक है। पैदा होने से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो हमारे यहाँ रिकॉर्डेड है। ठीक है। कॉन्शियस मेमोरी, अब जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं हवा को, और एक हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी होती है जहाँ सब कुछ स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो अब आप सोचो कि एक मशीन, अगर मशीन में खराबी आ जाए तो वो मशीन अजीब तरीके की आवाज़ें करती है, अजीब तरीके से चलती है, वो पूरा काम भी नहीं करती है मशीन। इसी तरह से ये जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, तो ये पास्ट में चले जाना, रिग्रेशन, बचपन में चले जाना, उसी आवाज़ में बोलने शुरू हो जाना, तो ये सब उस डिसऑर्डर के सिम्टम है। समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ। फिर मैं केमिकल इम्बैलेंस होते क्यों हैं, इसका कारण क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है सर? वो तो हमारी मैंने खान पीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। शुगर क्यों बढ़ती है? हमारे मैंने जो खाते पीते हैं उसमें। डायबिटीज़ क्यों हो जाती है? क्योंकि शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। ठीक है। कैंसर क्यों हो जाता है? ऑलराइट। तो ये आपकी वाइफ को जो बीमारी है वो मानसिक बीमारी नहीं है। अच्छा। शारीरिक बीमारी है। बिकॉज यू कैन टच द ब्रेन, यू कैन टच योर स्टमक, ये फिजिकल है, ये कोई ख्याली हवा में नहीं है। ठीक है।
तो अगर हमारा ब्रेन, अगर मेरा पेट खराब हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, मेरा हाथ दुख सकता है, मेरी टांगें दुख सकती है। इसी तरह ब्रेन कितना सारा काम करता है, तो ब्रेन भी थक सकता है, ब्रेन भी बीमार हो सकता है। कभी कोई हादसा हो जाए उसका असर पड़ सकता है। कभी आप ज़िंदगी कैसे जीते हो, ज़िंदगी को कैसे फेस करते हो, आपके कोपिंग मैकेनिज़्म कैसे हैं, आप स्ट्रेस को कैसे संभालते हो, तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये एक इंसान बनता है। तो अब जब हमने इलाज करना है, तो इलाज कोई भी पेशेंट का हो, चाहे वो एडिक्शन वाला हो, डिप्रेशन वाला हो, जो भी आपकी वाइफ को भी डायग्नोसिस है, जो भी बीमारी हो, राइट, उसमें इलाज दोनों चीज़ों को आना है, हार्डवेयर का भी, सॉफ्टवेयर का भी, ब्रेन का भी। तो सबसे पहले हम ब्रेन पे वर्क करेंगे, क्योंकि ब्रेन के अंदर माइंड है, ब्रेन के अंदर है वो हिस्सा, ये मत वाला हिस्सा। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को ठीक करना ज़रूरी है ना। अब अगर पेट का हाजमा ठीक करना है तो पेट को ट्रीट करना ज़रूरी है ना। सो दैट इज़ वाई ब्रेन पे काम होगा। और क्योंकि हमने इस्तेमाल तो माइंड का ही करना है, माइंड ने हमें समझाना है, माइंड ने सही और गलत बताना है, तो फिर माइंड पे साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है। तो ये जो इलाज होता है ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके करते हैं। ये वाली चीज़ हमें समझनी है। मगर मैं वापस आती हूँ टाइम पर, क्योंकि ये टाइम पे ही सब फैमिलीज़ और पेशेंट फंस जाते हैं। तो इन बीमारियों का, वी रिपीट इन एवरी मीटिंग, इन बीमारियों का कोई क्योर नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, मगर ये ट्रीट हो सकती है। मतलब जो मेडिकल कंडीशन है ना वो अंदर है। जैसे कैंसर हुआ, कीमोथेरेपी हुई, डॉक्टर ने कहा नाउ इट्स एवरीथिंग इज़ ओके, मगर वो कैंसर के सेल फिर से बन सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो सिचुएशन है ये आपकी वाइफ के अंदर है, मगर वो ठीक कैसे रह सकती है उसके लिए इलाज पूरा बना है। अब उस इलाज में ब्रेन पे भी काम होगा और माइंड पे भी काम होगा। तो टाइम इसीलिए चाहिए होता है कि अगर आपका पेशेंट आज यहाँ बैठा है, बचपन से लेकर आज तक उसके जो थॉट प्रोसेस हैं, जो उसकी सोचें हैं, जो उसके कैरेक्टर फ्लॉज हैं, जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसके जीन्स हैं, जो उसका माहौल रह चुका है, तो उन चीज़ों पे हमें काम करना है। ये बीमारी इनविजिबल इलनेस कहते हैं इसको, WHO कहता है ये इनविजिबल है, ये नज़र नहीं आती। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये नज़र नहीं आता। जैसे आजकल एक टर्म बहुत प्रेवलेंट है साइकोलॉजी में, स्माइलिंग डिप्रेशन। स्माइलिंग डिप्रेशन मीन्स कि ऊपर से आपको लगेगा पर्सन बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम भी कर रहा है, स्माइल भी कर रहा है, हंस रहा है, मगर उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये बीमारियां थोड़ी सी मुश्किल है समझनी, कॉम्प्लिकेटेड है समझनी। टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि ब्रेन के जो केमिकल्स डगमगा गए हैं, अगर 21 में भी उनका कोई एपिसोड हुआ, उससे पहले 18-19 में भी हुआ, अब इतने साल में इतना केमिकल डिसऑर्डर हो चुका है। तो दवाइयाँ धीरे 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 वो जो रसायन हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको मात्रा में लेके आएंगी, संतुलन में, बैलेंस में, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो माइंड है, सॉफ्टवेयर, वो बचपन से लेकर आज तक कहीं ना कहीं बीमार हुआ है, और माइंड हमारा सीखता है ट्रेनिंग से। अब ट्रेनिंग के लिए टाइम देना पड़ता है, तो इसमें जल्दी नाम की चीज़ नहीं है। जल्दी एक बीवी की ख्वाहिश है कि जल्दी से ये जो घर में टेंशन चल रही है, ये जो दिमागी बीमारी का जब पेशेंट है घर में, हमारा घर का माहौल, ज़िंदगी सारी पटरी से हिल चुकी है, वो जल्दी जल्दी हो जाए, वो हमारी ख्वाहिश है। बट जो ट्रीटमेंट है उसने अपना टाइम लेना है। अब 9 महीने के बच्चे होकर ही निकालेंगे बाहर, ये नहीं कि हम अब बोर हो गए तो 6ठे महीने में बच्चे को बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हर बीमारी का ट्रीटमेंट का एक टाइम प्रोसेस है कि कितनी देर में वो केमिकल बैलेंस में आएंगे,
कितनी देर में जो कनेक्शंस है, सिनेप्टिक कनेक्शन है, हमारे ब्रेन का जो ढांचा है वो अफेक्टेड हो चुका है, वो ठीक होगा, हमारी मत खुलनी शुरू होगी, हमारा मत वाला हिस्सा काम करना शुरू होगा। तो इसलिए इन बीमारियों के इलाज में टाइम और पेशेंस रखना पड़ता है। एंड थर्ड थिंग इज सरेंडर टू द डॉक्टर। तो टाइम देना पड़ता है, इसीलिए ट्रेनिंग प्रोसेस बना, इसीलिए काउंसलिंग्स बनी, थेरेपीज बनी, और ब्रेन को ठीक करने के लिए दवाइयाँ बनी। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो डॉक्टर का रिश्तेदार है, चाहे वो कोई बहुत हाई क्लास पर्सन है, लो क्लास पर्सन है, पेशेंट इज़ अ पेशेंट। और जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं उनके इलाज को टाइम लगता है। तो अब जब आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट होगा, आपको डायग्नोसिस भी बताया जाएगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, 21वीं सदी में हैं, ठीक है, हमें अपने पेशेंट की बीमारी का नाम तो पता होना चाहिए। वो तो पता होना चाहिए ना, है ना, कि अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, एडिक्शन है, क्या बीमारी है, एंजाइटी इश्यूज़ हैं, क्या है, क्योंकि बीमारी समझेंगे तो इलाज करवा पाएंगे ना। मगर ये बात तय है कि क्योंकि इनका क्योर नहीं है, इसलिए हमें रिकवरी में रहना पड़ता है एक प्रोग्राम में। तो अब जब उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा, जब तक डॉक्टर नहीं कहे आपने दवाइयाँ नहीं बंद करनी। यही बात है ना, जब मैंने पहले ट्रीटमेंट कराया था उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने छोड़ दी। पर अगर दवाई चलती रहती तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। दवाइयाँ जब तक, चाहे वो एडिक्शन है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर है, उसमें हमें दवाइयाँ चाहिए। अब जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि भाई इस बच्चे का पूरा खून नहीं बनता है, इसको पूरी उम्र आयरन टेबलेट, टॉनिक वॉनिक लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा। ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है, इसको एक गोली रोज़ खानी पड़ेगी। ये डायबिटीज़ वाला, इसको बीडी सुबह रात खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल उसी तरह से कई पेशेंट्स के ब्रेन में केमिकल कोई प्रॉब्लम है, कई बार एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई किसी भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, तो जिसकी वजह से केमिकल ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे जो हमारे पेशेंट के दिमाग, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है कि वैसे तो दुनिया में हम सब बाइपोलर हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो एक, आप सोचो कि एक गाड़ी है जो 50 की स्पीड पे चलती है नॉर्मल, ठीक है, कभी कभी और 50 की स्पीड पे जब चलती है हमारी ब्रेन की गाड़ी, तो साइंस कहती है एक इंसान को तकरीबन एक दिन में 60,000 सोचें आती हैं, 60,000 थॉट्स, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हमारी गाड़ी 50 की स्पीड पे चल रही है, अब घर में कोई शादी ब्याह है, तो नॉर्मली हम थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़ा जोश में आ जाते हैं, है ना, तो थॉट्स भी हमारे बढ़ जाते हैं, ये कर लो वो कर लो, तो थोड़ा सा हम एक्साइटमेंट में चले जाते हैं। अब आप 50 से सोचो आप 80 पे चले गए, ठीक है, अब शादी वादी ओवर हुई सब कुछ, तो हम अपने आप को कहते हैं हाँ भाई अब सब नॉर्मल है, चलो वापस आ जाओ, सो वी कम बैक टू 50, ठीक है। तो ये जो ऊपर जाते हैं एक्साइटमेंट हो गया। कभी कभी ना लाइफ में ऐसा होता है, मौसम देखकर या कोई हादसा हो जाए, हम थोड़ा लो हो जाते हैं, 50 से हमारी गाड़ी चली जाती है 30 पे, मान लो थॉट्स है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं होती, मगर फिर थोड़ा बहुत सेल्फ टॉक करके या अपने आप को समझा के किसी को बात करके हम वापस 50 पे आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स हम सब बाइपोलर हैं, मगर बाइपोलर डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि 50 से पेशेंट 100 पे पहुंच गया मगर वापस नहीं आ पा रहा 50 पे, उसको बोलेंगे मेनिया हाई। या फिर वो 50 से 25-20 पे चला गया, अब वो वापस नहीं आ पा रहा 50 पे, उसको बोलेंगे हम डिप्रेशन। डिसऑर्डर मीन्स इतना ऊपर चला गया हाई में कि वो हमारी ये मशीन बनी थी 60,000 थॉट्स के लिए, अब अगर वो 100 पे चला गया तो 1,20,000 थॉट आ गए, दिमाग भाग रहे थॉट्स पे थॉट्स, ये कर लो वो कर लो। तो जब हमारे पेशेंट तेज़ी में जाते हैं
हाई में जाते हैं, ग्रेंडियोसिटी आ जाती है, दे फील दे कैन डू एवरीथिंग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंगर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे जो केमिकल है वह है डोपामिन। डोपामिन नाम का जो केमिकल है ना दिमाग में, वो बढ़ जाता है। तो ये सब होता है। तो अब डॉक्टर ने अगर मेनिया के पेशेंट को ट्रीट करना है तो वो उसको वो दवाई देगा कि वो उसका मूड स्टेबल होने लगे, या फिर वो इसके उल्टा ऊपर नीचे चला जाता है। नीचे इतना चला जाता है कि वो बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाता है। जो चीज़ें उसको नॉर्मली पसंद हैं उनसे नफरत होने लगती है, वो अच्छी नहीं लगती, किसी से बात करने का मन नहीं करता, पर्सन नेगेटिव हो जाता है, सुसाइडल हो जाता है, उसे लगता है सब कुछ ख़त्म है। हालांकि उसके आसपास लाइफ उसकी ठीक भी चल रही हो, फिर भी उसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के पीछे कौन सा केमिकल है कि सेरोटोनिन नाम का केमिकल उसके दिमाग में नहीं बन रहा। सो इट्स अ फिजिकल डिजीज। अब आप डिप्रेशन वाले पेशेंट को क्या बोलोगे, तू अपनी हिम्मत करके सेरोटोनिन बढ़ा ले, हम यही बोलते हैं ना, क्या हुआ, फिर कोई बात नहीं, उठो, अपनी ज़िंदगी जियो, सबके साथ होता है, मेहनत करो। या हमें लगता है कि ये कमज़ोर है, हमें लगता है ये कमज़ोर है, जबकि वो उस पेशेंट की हालत बिल्कुल ब्लड प्रेशर वाले की है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और सिर फट रहा है। अब उसको हम कभी ये बात नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे चलो डॉक्टर के पास, दवाई लो, चलो रेस्ट करो। मगर डिप्रेशन वाले पेशेंट को हम इतने सारे लेक्चर्स सुनाएंगे, इसको सुन लो, ये मोटिवेटिंग लेक्चर सुन लो। अरे भाई, उसके बस का होता तो वो कुर्सी पे क्यों बैठता? वो खुद किसी को नहीं पसंद ऐसे रहना। सो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। इसी तरह साइकोसिस, आप सोचो कि केमिकल की खिचड़ी बन गई दिमाग में, कि पर्सन, ये मूड डिसऑर्डर बोला मैंने, हाई में चले गए, लो में चले। इसी तरह से जैसे आपकी वाइफ को है, थॉट डिसऑर्डर भी हो जाता है। थॉट डिसऑर्डर मीन्स अब ये जो सामने हमें सब कुछ दिख रहा है, उससे हमारा पेशेंट कट गया। अब मेरे सामने कैमरा है, मगर मेरे पेशेंट को लगेगा कोई खड़ा है, मेरे पेशेंट को लगेगा कि कोई आवाज़ें दे रहा है, हमारे उस पेशेंट को लगेगा कि कोई उसको कुछ कह रहा है, कुछ दिख रहा है, या ये सामने वाला मेरा नुकसान करने वाला है, ये मेरे खाने में जहर मिला के दे रहा है। सो हमारी जो बीमारियां हैं वो थॉट डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और इनके पीछे सारा गेम केमिकल्स का है। इसलिए सबसे पहले जब इस स्टेट में हमारे पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर दवाइयों से उनके केमिकल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दिमागी बीमारियों को इस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है, जबकि यहाँ आने से पहले हम समझाना, जादू, तावीज़, फांडा, किसी ने कुछ कर दिया है, नॉर्मली उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। फिर कई बार दिमागी बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन होता है, बाइपोलर होता है, और क्योंकि हमारा पेशेंट बाहर से दिख रहा होता है बड़ा एक्टिव हो गया, सोता ही नहीं है, ये काम भी कर लिया। अब देखो ना, अगर कोई एक्साइटमेंट में है तो, और उसका दिमाग तेज़ी में चल रहा है, तो फैमिली को लगेगा वेरी इंटेलिजेंट, ये तो बहुत कुछ काम कर सकता है। वो ये नहीं समझते कि ये डिसऑर्डर में पेशेंट के दिमाग उसको कितना परेशान कर रहा है। सो नॉर्मली जब ये बीमारी हो तो नशा आ जाता है, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो गए। अब वो जब जाते हैं तो वो पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो इस बीमारी में हमारे पेशेंट्स नशों पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। जाहिर है, जो चीज़ उसको रिलीफ पहुंचा रही है, जो चीज़ उसको फ़ायदा दे रही है, उसको थोड़ा चैन आ रहा है, तो वो उसकी वर्तों ज़्यादा कर देगा, वो उसकी ज़रूरत है। इट्स लाइक सेल्फ मेडिकेशन।
बाहर पढ़ती हैं, जो भी खबर है ना उसको मैंने समझती है कि मेरे ऊपर ये हो रहा है, जो भी हो रहा है। इसको फिर को थॉट डिसऑर्डर कहेंगे क्या? दिस इज थॉट डिसऑर्डर। अभी वो आई हैं, अभी उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे, काउंसलर उनसे बात करेंगे, थेरेपिस्ट बात करेंगे, और क्लिनिकल डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट मिलकर उनका डायग्नोसिस बनाएंगे कि इनको ये पर्टिकुलर दिमागी बीमारी है या साथ में ये है, तो उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट बनेगा। ठीक है, बट आप जो बेसिक चीज़ है वो समझ गए, थॉट डिसऑर्डर है, क्योंकि जो नहीं हो रहा सच्चाई में वो उनको लग रहा है थॉट डिसऑर्डर। या फिर मूड डिसऑर्डर मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हमारे जो मूड है ज़रूरत से ज़्यादा खुश है या ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हैं, सो वो मूड डिसऑर्डर हो गया। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी आई सिट विद यू टुमारो आफ्टर की असेसमेंट की मतलब क्या चीज़ है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो इलनेस है, डायग्नोसिस है, वो आपको काउंसलर बैठ के समझाएंगे। ठीक है, बट जो जिस चीज़ पे आज हम फोकस कर रहे हैं वो है टाइम। अब नॉर्मली हम देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि जब टाइम की बात आती है ना, फैमिली को बोलते हैं 3 मंथ्स का रिहैब कराओ, या आपको 1 साल तक कनेक्टेड रहो, फॉलोअप्स पे आते रहो, तो फैमिलीज़ को बड़ी परेशानी होती है। फैमिलीज़ कहती हैं अच्छा हमने और कोई काम नहीं करना, हम यही करते रह जाएंगे, या हम इतने पैसे क्यों लगाएं, या उनको लगता है कि गर्मी है, सर्दी है, डिस्टेंस है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके घर में एक बीमारी है और उसके ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा, तो हमें लगाना चाहिए टाइम कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए। मगर बाकी सारे काम हैं फिर नहीं, वो उस पर फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने इलाज भी करवाना है तो बाकी काम भी करने हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ पैरेलल नहीं चलेगी ना। वेरी नाइस, यस मैम, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन आवर ट्रीटमेंट, हमारी लाइफ में, हमारी ट्रीटमेंट में? मैम एक्चुअली हम यहाँ तक पहुँचे हैं बिकॉज वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम बिफोर वी रीच्ड हियर। हमने काफ़ी सारा टाइम, बोलते हैं, हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बहुत सारा टाइम गंवा चुके हैं, लेट आए हैं ट्रीटमेंट। एक्चुअली जब हम पहुँचते हैं दैट टाइम हमें लगता है कि ये तो अभी रिसेंटली कुछ हुआ है हमारी लाइफ में चेंज, हाँ। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं, फिर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, समझ आती है, फिर हम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं कि ये चीज़ तो बहुत पहले से चल रही थी। और हमें इनिशियली लग रहा था ये तो अभी थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के चेंजेस हुए हैं पेशेंट में और वो ऐसे यहाँ पे आ गया। लेकिन वो रिफ्लेक्शन हमें हेल्प करती है जब हम मीटिंग्स में बैठ के यहाँ पे ना सबकी, मतलब डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट टू रिफ्लेक्ट कि इसका बचपन में भी कोई ऐसा बिहेवियर था, ये जिद्दी था या डिटैच था, या लेस इमोशनल, मोर पुशी, मोर ट्राइंग टू अचीव, हाई अचीवर काइंड। तो वो चीज़ें हमें अभी पीछे से जब निकलती है तो हमें पता चलता है कि दिस गोज वे बैक। सो दैट मीन्स हमारे इलाज में जो हमारे चाइल्डहुड से लेकर अभी तक पर्सनालिटी ट्रेट्स बन जाते हैं, जो हमारा कैरेक्टर और व्यवहार बन जाते हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हमको करेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि ये जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो हम उसको एज अ पॉजिटिव ट्रेट ले रहे थे, अब हमें पता चलता है वो कैरेक्टर फ्लॉज अनहेल्दी थे। तो अब उन पे एक एक करके वर्कअप ऑन करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बिकॉज मैं अब वो इनिशियल स्टेज में हूँ कि जैसे एक छोटे बच्चे को आप ग्रेजुअली एक एक स्टेप पे हेल्प करके आगे लेके जाते हो बड़े पेशेंटली। सो यू आर वेरी पेशेंट विद अ चाइल्ड, वी ऑल नो दैट, वी आर वेरी सो पेशेंट कि कोई बात नहीं, गिर गया फिर क्या होगा, फिर खड़ा। सो मुझे लगता है वो सेम अप्रोच अब हमें अपनाना चाहिए विद आवर पेशेंट्स, क्योंकि उसको एज अ चाइल्ड इज़ नॉट कि ही इज़ लाइक चाइल्ड लाइक, बट ये कि वो सिचुएशन ऐसी कि उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। वन रीज़न इज़ कि इस इलाज में हमें अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे काम करना है जो बचपन से लेकर आज तक हमारे अंदर है ना। और क्यों टाइम चाहिए, ये तो हो गया पेशेंट के लिए। व्हाट अबाउट फैमिली? फैमिली आल्सो नहीं, फैमिली को क्यों टाइम चाहिए?
क्योंकि फैमिली ने भी यही काम किए हैं, तभी तो वो पेशेंट इस स्टेज पे पहुंचा है उसी एनवायरनमेंट में। फैमिली इज अ यूनिट, जो हमारे घर का, परिवार का इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल होता है, ठीक है, उसमें फैमिली के भी कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं जिसने पेशेंट की बीमारी को इनेबल किया होता है। अब आप सोचो, अपनी अपनी एज अपने दिमाग में रख लो कि अगर आज मेरी एज 50 साल है तो 50 साल के अनहेल्दी बिहेवियर्स मेरे अंदर है। अगर मेरे पेशेंट के फादर की एज 70 साल है, 60 साल है, तो 60 साल के उसके अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं। अगर पेशेंट की उम्र 30 साल, 25 साल, 40 साल है, तो 40 साल का जो अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कैरेक्टर फ्लॉज हैं, उस पे काम होना है, क्योंकि जड़ तो वही है ना। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो जड़ का होना है ना, कि किस वजह से ये दिमागी बीमारी बन रही है, किस तरीके से पेशेंट इस बीमारी से मतलब फाइट कर सकता है, कैसे हम अपने घर के एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर 40 साल से मेरे घर का माहौल एक जैसा चल रहा है तो वो एक दिन में तो नहीं बदलेगा। जो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मैं रिएक्ट कर जाती हूँ, जैसे हम फैमिलीज़ बीमारी के दौरान पेशेंट पर रिएक्ट करते आए हैं, एकदम गुस्सा कर देना, इनेबल करना, जो हमारी अब आदतें बन चुकी हैं, आदत से भी ज़्यादा हमारी बीमारी बन चुकी है। तो हमें भी तो अपने ऊपर काम करना है ना, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। तो मतलब पेशेंट ने भी बदलना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए, फैमिली ने भी बदलना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। ये 2 कारण हो गए। तीसरा, ये जो हमारे केमिकल डिसऑर्डर हुए हैं, अब बचपन से ही इतना गुस्सा चढ़ता है तो वो जो डोपामिन नाम का केमिकल है वो शूट कर जाता है। तो अब जब डॉक्टर्स ने दवाइयाँ देनी हैं तो दवाइयों को भी दिमाग पर असर करने में टाइम चाहिए। अब 20 साल से जो केमिकल्स ख़राब चल रहे हैं, अब वो 20 दिन में तो नहीं सब कुछ ठीक कर सकते। तो डॉक्टर की जो दवाई का असर होगा उसके लिए भी टाइम चाहिए। जो हमारे ब्रेन का ढांचा बदल चुका है उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो इसको हम शॉर्टकट और जल्दी जल्दी कैसे करें? अच्छा, ये भी हो गया, अब पेशेंट को दवाई भी दे दी, पेशेंट अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे भी काम करना शुरू किया। अब वो जब वापस सोसाइटी में जाएगा, उसको सोसाइटी में अब कैसे जीना है उसके लिए भी ट्रेनिंग के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि उसको तो सोसाइटी में अब जीना ही नहीं आता। वो तो नशे में टॉयलेट तक जाता है, नशे में वो अपने रिलेशन संभाल रहा है, नशे में वो पब्लिक डीलिंग कर रहा है। अब जब उसके पास उसके नशे वाली बैसाखी नहीं रहेगी तो उसे बात ही नहीं करना आएगी। और अगर बीमारी में वो पेशेंट ने इतनी बातें सुनी है, नशेड़ी है, मतलब गालियाँ सुनी है, अब्यूज़ेस सुने हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी नीचे गिरी होती है, उसके अंदर इतनी शर्म होती है, इतनी टॉक्सिक शेम होती है, एक अपाहिज होने का फीलिंग महसूस होता है, तो उससे वापस रिहैबिलिटेट करने में भी टाइम चाहिए। और कोई भी पेशेंट हो, सिर्फ एडिक्शन नहीं, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, जब भी एक बीमारी दिमाग से रिलेटेड होती है ना, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप सोचो, बीमारी को भी फाइट करना, सोसाइटी को भी फाइट करना, सेटल होना, उसमें भी टाइम चाहिए। अब इस बीमारी में हमारे जो रिश्ते खराब हो गए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, जो हमारे घर में दरारें पड़ गई, उनको मेंड करने में भी टाइम चाहिए। सिर्फ ये नशा थोड़ी ना छुड़ाना है, या सिर्फ दवाइयों से थोड़ी ना नॉर्मल करना है। अब जो बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स इतने सारे इकट्ठे हो गए, अब अगर कोविड हुआ तो वीकनेस आ गई तो और आपका डाइजेशन भी वीक हो गया या कुछ, तो बीमारी के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको भी तो ठीक करना है ना, उसके लिए भी टाइम चाहिए। आपके माइंड ने जो बीमारी में झूठ बोलना सीख लिया, ऑटोमेटिक प्रोसेस बटन चल पड़ता है हमारा, उसको भी टाइम चाहिए। जो फैमिली इतना डर के दुबक के बैठी हुई है,
हर पेशेंट से फैमिलीज डरती है, ये ना कर दे, वो ना कर दे। जो उनका इमरजेंसी बटन दिमाग का हमेशा ऑन रहता है, उस पर काम करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस बीमारी के इलाज में जहाँ टाइम नहीं चाहिए। तो जब हमारे पेशेंट कहते हैं 7 दिन में रह के चौथे दिन ही और जी सब समझ आ गया, ऐसे नहीं होता। यही हम फैमिली को समझा रहे होते हैं कि उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी से सच कह रहे हैं, बट बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाती। उनको सिर्फ फिजिकली थोड़ा सा रिलीफ मिला है, जो हमारा हार्डवेयर है वो भी थोड़ा सा ठीक हुआ है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा अभी। इसलिए जो पेशेंट कह रहे हैं वो कमिटमेंट पूरी कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी अभी कैपेसिटी नहीं। लाइक द अदर डे आई वाज टेलिंग यू, बिकॉज अभी हमारा चिंप ब्रेन जो है, हमारा चिंप जो पहलवान है, आप सोचो 2 पहलवान है हमारे दिमाग के अंदर, एक वो जानवर और एक वो इंसानी दिमाग। अब इस बीमारी में वो जो जानवर वाला पहलवान है ना, वो बहुत मोटा हो चुका है, बहुत ताकतवर हो चुका है, और बेचारा जो मत वाला है ना, वो किंगड़ी पहलवान, बेचारे में दम ही नहीं है। उसकी मत थोड़ा सा बोलती है, देख अपने बच्चे को देख, देख अपनी माँ को देख, देख तू ये देख, तो वो चिंप ब्रेन जो है ना, उसको आके फटाफट शटअप करा देता है, चुप करा देता है। अब हमें क्या टाइम चाहिए? उस पहलवान को अब हमने खाना खिलाना है, उसको पावर देनी है, उसको एनर्जी देनी है, बिकॉज चिंप ब्रेन ने हमेशा अंदर रहना है, वो ज़रूरी है हमारे लिए, वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। मगर जो वो अच्छा वाला पहलवान है ना, जो मत वाला पहलवान है, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। उसको प्रोग्राम के ज़रिए, दवाइयों के ज़रिए, थेरेपीज़ के ज़रिए, रिहैब के ज़रिए उसको खाना खिलाया जा रहा है, भैया तू भी ताकतवर बन, ताकि जब तू कुछ बोले तो वो पहलवान तेरे को पीछे ना खींच ले, चुप ना करा दे। क्योंकि हम इंसान तभी हैं जब हमारी मत चल रही है, नहीं तो हम जानवर हैं, क्योंकि हमारा वो एहसास और लॉजिक खत्म हो जाएगा। सो हमारे मास्टरमाइंड को हमेशा हमारे चिंप ब्रेन से, बंदर दिमाग से थोड़ा सा ऊपर और ताकतवर होना पड़ता है। सो उसको खाना खिलाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए, उसको फिर से मास्टरमाइंड बनाने के लिए, कमांडर बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए जो हॉस्पिटल में आया है और चाहते हैं आप कि आपका पेशेंट ठीक हो, आप सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं आए, आप अपने लिए भी आए, अपने लिए भी आए हैं, अपने घर के लिए आए हैं, अपने रिश्तों के लिए आए हैं, अपने फ्यूचर के लिए आए हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, घर में शादी हो उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। अब समर वेकेशन चल रही है, 6 दिन इधर घूमना है, 7 दिन उधर घूमना है, इस होटल में रहेंगे, ऐसे जाएंगे, ये खाना खाएंगे, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी एट स्टेक है, ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं करेंगे, ज़िंदगी के लिए टाइम नहीं देंगे। मगर हमारी फैमिलीज़ जब यहाँ बैठती हैं तो उनके नॉन इश्यूज़ पे बहुत फोकस होता है। कितना टाइम लगेगा जी, ये नहीं बता सकते डॉक्टर, हर पेशेंट डिफरेंट है। हाँ, बेसिक प्रोग्राम सबको करना पड़ेगा। तो जब बेसिक प्रोग्राम में हम बोलते हैं कि ये 3 मंथ्स का 90 to 100 डेज का रिहैब ट्रेनिंग, ये 7 डेज का डिटॉक्स, उसके बाद 100 दिन तक फॉलो अप बीच में आते रहो, और उसके बाद प्रोग्रेस कर अकॉर्डिंग डॉक्टर दवाई कम करेगा, बढ़ाएगा, बंद करेगा, वो डॉक्टर नोस। क्योंकि ब्रेन दिन में हर दिन कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितना बेटर हो रहा है, वो डॉक्टर भाटिया भी अभी नहीं बता सकते, वो साथ साथ पता लगेगा।
मगर जो साइंस ने बेसिक प्रोग्राम बनाया है वो किसी कारण से बनाया है ना। अब उसमें डिनायल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो टाइम हम नहीं दे पाते, डिनायल स्ट्रॉन्ग है। डिनायल क्या होती है? फैमिली की जितना टाइम नहीं है, या उनके नॉन इश्यूज पे फोकस होते हैं। अब गर्मी है, अब सर्दी है, अब सीज़न है, अब ये बोना है, ये काटना है, या घर में शादी है वगैरह वगैरह, लॉन्ग लिस्ट। या फिर उनके ऐसे भी डिनायल्स होते हैं कि क्योंकि हमारा पेशेंट ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारा पेशेंट जज है, हमारा पेशेंट डॉक्टर है, हमारा पेशेंट एडवोकेट है, उसने तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। भाई बिजनेसमैन को भी कैंसर हो सकता है। अब इंटेलिजेंस का बीमारी से क्या लेना देना है? तो इन डिनायल्स की वजह से फैमिलीज कई बार टाइम नहीं देती। दूसरा रीज़न आ जाता है, ऑफ कोर्स कई केसेस में वो जेन्युइन भी हैं, वो आ जाता है पैसे का, कि शायद ये पैसा कमाने का एक ज़रिया है, इसलिए रिहैब सेंटर में ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है कि 3 महीने के और पैसे बनेंगे। सो नथिंग इज़ फ्री इन लाइफ। हर हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग ये बीमारियां वैसे ही जिस घर में आती हैं वहाँ नुकसान होते ही हैं, बट जिस तरह से कैंसर के लिए हम घर तक गिरवी रख लेते हैं, कैंसर के लिए हम अपने गहने बेच सकते हैं, कैंसर के लिए हम लोन ले सकते हैं, ठीक है, इस बीमारी में उस हद तक हम नहीं सोचते जब तक इस बीमारी में आपकी ज़िंदगी स्टेक पे लगी हुई है। कौन है पर्सन, पेशेंट और फैमिली जिनका घर सही तरीके से चल रहा है, जिनकी ज़िंदगी सही तरीके से चल रही है? कैंसर में कम से कम इस तरह का ट्रॉमा तो नहीं होता, घर में रिश्ते तो नहीं टूटे होते। कौन सी ऐसी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में जो टूटी हुई नहीं है? मतलब ये यहाँ पे सुन के समझ के क्लैरिटी आती है कि आपके जो डिनायल्स हैं, जिस वजह से आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप क्या लेके जाओगे यहाँ से? और आपके घर से ये बीमारी नहीं गई तो आपका क्या होगा? बचेगा क्या? तो जो हम और हम होते हैं द व्हाट वी कॉल पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी बचाने के लिए, 10 रुपये बचाने के चक्कर में हम 1000 का खर्चा कर देते हैं। तो अगर इलाज में नहीं जाएगा तो वो बीमारी में निकलेगा वो ज़रूर। अब वो आपके किसी हादसे में निकल सकता है, किसी कोर्ट केस में निकल सकता है, किसी एक्सीडेंट में निकल सकता है, ड्रग्स खरीदने में निकल सकता है, किसी भी चीज़ में निकल सकता है। अगर एक अल्कोहलिक है तो उसके लिवर ट्रांसप्लांट में निकल सकता है, किसी भी चीज़ में निकल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बैठकर ये मीटिंग्स में, ये साइको एजुकेशन सेशंस में ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आती है। अब मान लीजिए आप अपनी वाइफ को पूरा ट्रीटमेंट में नहीं रखें और अगर वो बीमार होते रहें तो आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा? आपके घर में बच्चे हैं, उन पे असर नहीं पड़ेगा? अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई पे पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा, इमोशनल हेल्थ पे पड़ेगा, तो उनकी आगे ज़िंदगी में जो रिश्ते बनेंगे, पढ़ाई होगी, सब पे फ़र्क है। कौन सी चीज़ रह जाती है इस बीमारी में? कोई चीज़ नहीं रहती। बहुत सोच समझ के एक्सपर्ट्स ने बोला है ये परिवार की बीमारी है, इसमें सब फैमिली मेम्बर्स बीमार होते हैं। तो ये वाली चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम डॉक्टर से डिस्चार्ज मांगते हैं, जब हम डॉक्टर को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, जब हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ओवररूल करते हैं, अपने प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। और जैसा कि हम टाइम का डिस्कस करे थे, इस इलाज में टाइम देना पड़ेगा। चाहे आपका वीज़ा फीस बर्बाद हो रही है, चाहे आपकी शादी टूट रही है, बिकॉज पर्सन जब तक जिंदा नहीं रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, क्या चलेगा? कुछ भी नहीं। मगर हमारा दिमाग कुछ ऐसा है, स्पेशली फैमिलीज़ का, कि उनको कुछ और नज़र ही नहीं आता। फिर इस बीमारी में जब तक हम ओवरडोज के पास नहीं पहुंच जाते ना, वैसे तो ओवरडोज के बाद भी कई फैमिलीज़ नहीं मानती।
जब तक ऐसा व्हाट वी से हिट द बॉटम तब तक नहीं आ जाते ना, तब तक हमें भी नहीं समझ में आती। और कई फैमिलीज़ को इतने हादसे होने के बाद भी एक्सेप्टेंस नहीं आती। सो टाइम, पेशेंस और सरेंडर, ये 3 चीज़ें फैमिली अगर नहीं करती तो ना हमने रिकवरी में जाना, ना हमारे पेशेंट ने जाना, और बीमारी को हम बढ़ाते जाएंगे। एंड वन डे वील हैव नो सॉल्यूशन। फिर डॉक्टर भाटिया भी हाथ जोड़ के जवाब दे देंगे कि अब आप दूसरे अस्पताल ले जाओ, क्योंकि अब शरीर को हमें ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मत को ट्रीट, मास्टरमाइंड को ट्रीट करने के लिए शरीर से ही जाना है ना, दवाई नहीं तो शरीर से ही जाना है ना सर। अब अगर एक अल्कोहलिक का लिवर फेल हो गया तो डॉक्टर भाटिया कैसे दवाई देंगे जब उसका लिवर ही नहीं एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, इसलिए हाँ, हमारी ख्वाहिश है जल्दी से कुछ हो जाए, मगर जादू, मैजिक, चमत्कार, जल्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे इलाज में। और अगर हम जल्दी 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 करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि जिस बीमारी के इलाज ने जितना टाइम लेना है उतना ही लेना है, उसको हम जल्दी नहीं कर सकते। और उस प्रोसेस में ये फैमिलीज़ को डिसाइड करना है, बिकॉज पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है। पेशेंट्स को मेरी बात बुरी नहीं लगे, पेशेंट्स की कैपेसिटी नहीं है। पेशेंट गलत इंसान नहीं है, पेशेंट पागल भी नहीं है, बस पेशेंट के बस की नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल में बैठा है। तो इसलिए सारा का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा का सारा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो फैमिली की आ जाती है कि आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ बैठ के। इनू आपां लिखना वा ब्रेन डिसऑर्डर। किया हुण तुसीं जो पहला लिखिया सी उन्होंने अपने च महसूस करो ते इनू अपने दिल च लियाओ। किहड़ी चीज़ वधिया लगदी है? ये तुहानूं आप किहड़ा महसूस हुंदा? तुसीं अपनी गल करो, बाकियां दी गल छड्डो। पहला फैमिली अपने चैनलाइज करे भी आ वधिया लगदा वा। ए थोड़ा जिहा हौसले वाली गल है कि वो सी। दसो दसो जी, दसो दसो सारे। ब्रेन डिसऑर्डर है या दिमागी बीमार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जिथे गलत होवां मैनूं दस दिओ। मैनूं 20 साल हो गए इत्थे आंदियां, पर किते कसर हैगी अजे भी। समझते पे ना गल? 20 साल हो गए आ, पर अजे कसर हैगी। हुण जे आपां इह चीज़ दा इलाज कराइए तां सौखा वा कि जे आपां शराबी, नशेड़ी, चिट्टे वाला, फीमची ओहदा कराइए ते ओह वधिया वा। फायदा किहदा होगा? ज्यादा फायदा किहदा होगा? ब्रेन डिसऑर्डर दा इलाज कराइए ते फिर शर्म नहीं आएगी, टॉक्सिक शेम भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर असीं टाइम भी देंगे। ठीक है, फिर असीं पेशेंट नूं जिहड़ियां 4 चीज़ां चाहिए जिहड़ियां आपां कदी नहीं दित्तियां वो भी देवांगे। पहली किहड़ी? रिस्पैक्ट, क्योंकि बीमार बंदे नूं रिस्पैक्ट दईदी है। बीमार बंदे नूं रिस्पैक्ट दईदी है, क्योंकि जिस तरह दिल की बीमारी हुंदी आ, इसे तरह दिमाग की बीमारी है। आपां दिमाग की बीमारी लिखी ते दिमाग की बीमारी का सिम्पटम की हुंदा है? दिमाग की बीमारी का एक सिम्पटम बड़ा जबरदस्त है भी वो बंदा जिस वेले वेख लो वो अपना नुकसान करता होगा। 24 घंटे वो अपना नुकसान करता होएगा, जो मर्जी देख लो।
जे वो घर च होएगा घर च नुकसान करता होएगा, जे ड्यूटी ते होएगा तो ड्यूटी ते नुकसान करता होएगा, जे अपने कामकार ते होएगा तो उत्थे नुकसान करता होएगा, जे अपने परिवार च बैठेगा तो उत्थे नुकसान करता होएगा। यह 4 सिम्पटम है। हुण तुसीं अपने आप नाल ला के देखो भी चारे सिम्पटम तुहाडे ते ढुकदे आ क्यों जगमीत भाजी? सेहत, पैसा, इज्जत, रिश्ते। जे असीं एक जिंदगी चों ये 4 चीज़ां कढ दईए, सेहत कढ दईए, पैसा कढ दईए, रिश्ते कढ दईए ते इज्जत कढ दईए, कुछ रह जांदा बाकी? दसो, कुछ नहीं। पर यह सारा कुछ तां लॉस हो रहा क्योंकि उन्होंने एक किहड़ी बीमारी आ बस। एंड तुहानूं भी अंदरों इनकरेज आएगा, मोटिवेशन आएगी भी असी जिस तरह अपने बंदे दे हार्ट का इलाज कराने आ, जिस तरह कैंसर का इलाज कराने आ, जिस तरह असी किडनियां का इलाज कराने आ, इस तरह अपने बंदे दे सौखा नहीं हो गया? सौखा हो गया जी। एक कलंक ते लथया नशेड़ी वाला, वो गल खत्म कर दो, वो गल खत्म कर दो। उन्हें तुहानूं भी थोड़ा जिहा हौसला होगा, पेशेंट को भी आएगा, क्योंकि जो तुसीं पेशेंट को असैप्ट करोगे ना भी ये बीमार है तो उसकी रिस्पैक्ट करोगे, वो मतलब कि थोड़ा जिहा अपने आप को वधिया फीलिंग आएगी, उन्होंने वधिया फीलिंग आएगी। क्योंकि इस बीमारी दौरान बंदा अंदरों इन्ना टुट जाता वा, इन्ना टुट जाता, बाहरों जो मर्जी कही जाए ਉਹ मैं आ कीता, मैं आ कीता, साडी इन्नी पैली, मैं आ लगा, मैं आ लगा, पर अंदरों 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 वेख लियो, वो कदी किसी नाल अख नख मिला के गल नहीं कर सकता, कमजोर हुंदा, वो इन्ना कमजोर हो जाता, इन्ना कमजोर हो जाता क्योंकि उन्हें 1000 बारी कमिटमेंट की हुंदी आ अपने प्यो नाल, अपनी मां नाल, अपनी वाइफ नाल, अपने बच्चों नाल, अपने भैन भरावां नाल, एंड इन्नियां सोहां उन्हें खादियां हुंदियां, वो जिहड़ी गिल्ट ते शेम उहदे अंदर आंदी आ ना, वो उहनूं उठण नहीं देंदी। हुणे करार करके जांदा, आ लो जी, मां कहंदी मेरे सिर ते हत्थ रख पुत्तर, हुण ना पीवी, हुण ना पीवी, हुण ना करी, कहंदा ठीक है मां मैं नहीं करदा। अच्छा फिर करदा नहीं, अच्छा हुण 500 दे दे, एक 500 दे दे, हाँ अज तो बाद जे मैं पीऊंगा ना, अज तो बाद जे मैं करूंगा, यानी कि 1000 बारी वो कमिटमेंट करता वा, पर वो कैपेसिटी नहीं हैगी भी अपनी कमिटमेंट को तोड़ निभा सके। यह भी दिमागी बीमारी है। हाँ जी, बट अपने नाल बहुत सारी कमिटमेंट्स वो करता जी अपने नाल ही टुट जाती है। नितिन बीमारी हैगी सारी अपने नाल है, गल समझ। इसे करके तो ਉਹਦੇ अंदर गिल्ट ते शेम इंदी आ, वो अपनी नज़र चों गिरिया आ। वो ਜਿਹੜਾ बंदा अपनी नज़र चों गिरिया वा, दसो किसी ने की कमिटमेंट निभा सकेगा? एक ਉਹਦਾ बिलीफ सिस्टम बन गया वा भी मेरा हुण कुछ नहीं बनदा, बस ਉਹਨੂੰ 100% इस गल का यकीन हो गया, उन्हें एक फाल्स अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया भी इस तो बगैर, नशे तो बगैर मैं जिंदगी च सर्वाइव नहीं कर सकता। बस पक्की गल है, पक्की गल है। ते ये धारणा किते ना किते फैमिली च भी बनी हुंदी आ भी सारी दुनिया ठीक हो सकती है, पर साडा बंदा हुण दोवां नूं काम करना पेगा। फर्स्ट काम किहनूं करना पेगा? फैमिली। फैमिली की करे? सब तो पहला एक्सेप्ट करे भी एक दिमागी बीमारी है, ठीक है। नंबर दो हाँ जी, फैमिली सरेंडर करे भी अहीं अपना पूरा जोर ला के वेख लिया, क्योंकि फैमिली का जोर हफ्ते बाद फिर होर आ जाता है। हफ्ता हो गया जी, हुण जान दो घर, हुण रोटी भी खान लग पिया, हुण नींद भी आउण लग पई आ, हुण काम भी बड़ा वधिया करदा, हुण सब कुछ ठीक है, हुण इहनूं घर जाण दिओ। इहदा हाँ जी
ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ। ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਥ। ਫੇਥ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ? ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਜੇ? ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਉਲਟ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਹਿਸਾਬ ਉਲਟ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਐ ਪਿੰਨ ਘਮਾਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਗੇ ਆ 4 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਮੋਟਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਬਲਕੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ 4 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈ ਕੱਟ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੇਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਲਾਡੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਸੇ ਜਾ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੀਹੈਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰੂਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੀਮ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫੀਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦਿਓ 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 ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜੋ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ,
शराब सारे नशे की शुरुआत जी, ते सब तो ज़्यादा सैड इफेक्ट शराब दे जी। शराब नाल लिवर सिरोसिस होंदा, शराब नाल तकरीबन बंदा डायबिटिक हो जाता है, शराब नाल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, शराब नाल ही पैंकेटाइटिस नुक्स पैंदा, शराब नाल ही लिवर सिरोसिस होंदा। एंड सब तो औखी शराब छड्डनी जे, मैं तुहानूं दसदा मेरे तजर्बे चों ये चीज़ निकली है। क्योंकि जे तुसीं चिट्टा लैना वा उहदे वास्ते रुपया 2000 3000 चाहिदा, ठीक है। फिर तुहानूं बंदा लभना पैंदा जिन्हें समान प्रोवाइड करना हुंदा, ठीक है। फिर समान मिल गया, फिर जगह लभनी हुंदी है, बड़ा कुछ करना हुंदा, किन्ने भांडे इकट्ठे करने पैंदे आ। पर जे शराब की गल आ तो तुसीं गए ठेके ते, तुहानूं किसी पुलिस वाले नहीं फड़ना, किसी ने कुछ नहीं कहना, सोशल एक्सेप्टेंस है, तुसीं कर देना। पर नुकसान शराब के ज़्यादा जी, मेरा तजर्बा जो कहता। जिन्नी तोड़ शराब की औखी आ ना चलनी, उन्नी होर किसी नशे की नहीं है। वेखो जो राती ज्यादा हो जाती आ ते जमीर भाई सवेरे 4 बजे जाग आती, की हाल होंदा है? नहीं हाल की होंदा, हाल की होंदा, शरीर कंबदा होंदा। हाँ जी, मैं कहता मैं तुहानूं दस नहीं सकता, मैं तुहानूं दस नहीं सकता। एंड सवेरे 4 बजे बंदे नूं जाग आई आ, यानी कि बेहोशी टुटी आ, क्योंकि नशा करके बंदा कभी नहीं सौंदा, हमेशा बेहोश हुंदा। सवेरे 4 बजे जाग आई आ, उन्होंने शरीर कंबन दिया वा, बुरे हाल, बौके दिहाड़े, अखां चों पानी, नक चों पानी, शरीर टुटन दिया, घबराहट होण डी आ, दिल निकल जान दिया, कोई चीज़ चंगी नहीं लगती। ते उस टाइम ते 2 बोतलां होण, एक विच शराब होवे ते एक विच होवे ना पॉइजन, एक च होवे पॉइजन ते एक च होवे झूठी शराब। झूठी शराब उन्होंने कहते झूठी शराब ही, झूठी सच्ची नहीं हैगी, ए झूठी शराब ही ते जहर ही। वो पी लेगा कि रहन देगा? दसो, तुहाडे नाल कई बारी होया वा, दसो दसो जी। वो कहेगा नहीं मैं कितने मरना जावा, मैं नहीं पीनी, क्या पी लेगा है? वो इत्थे आउंदे माड़ी हालत वाले आ, वो इत्थे आउंदे माड़ी हालत वाले, चंगी वाला इत्थे तक पहुंचता ही नहीं। ए बीमारी जे इन्नी बीमारी खतरनाक है जिहड़ी तुसीं करके ना उल्टी वाली, ये ते आम गल हैगी आ। अखां चों पानी, नक चों पै, सीड़ वगदा, बुरे हाल, पर बंदा बाहर नहीं निकलन दिंदा, बाहर नहीं निकलदा। बाहर निकल गई तो हुण तां पैसा भी कोई नहीं हैगा, ज्यादा मुसीबत बनी। ये सारियां नाम आ, ये सारियां नाम आ, एड्डी खतरनाक बीमारी आ। गल हो रही सर, हाँ जी, बंदे च विल पावर भी नहीं होनी चाहिए है। मैं खुद चल के आया, मेरे नाल ने ये दस देन, मैं किसी भी जगह ते आके मैं टुटा हुआ भी मैनू लै जाओ, मैं मर चलिया जे, मेरिया जां अखां चों पानी आया होवे, नक चों पानी वगया होवे, जां मैनू कुछ होर होया हो, कुछ अंदर भी कोई चीज हुंदी है बंदे दी जी, जे तैयार है ना बंदा अंदरों तो वो भी एक चीज हुंदी। बिल्कुल ठीक है। तुहानू ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? तुसीं समान खत्म नहीं हो दिता। कहना मैं चोरी नहीं कदी की, घरदियां ने कर नहीं दी, वो सवेरे उठता ही घर दे 5000 सराहने रख देंदे ही, उन्हें चोरी करने की लोड़ आ? मैं नहीं कदी चोरी की जी, चोरी की लोड़ ही नहीं हैगी। सवेरे बंदा उठिया 5000 सराहने पे, चोरी क्यों करेगा? इन्हें कदी किसी बाहरों पैसे नहीं मंगे, पैसे कितों मंगने आ? बापू ने पेटी पहला लिया के रखी है। गल समझो तुसीं, कहते साडे बंदे का सुभाव बहुत वधिया, ये तो सिर्फ पींदा ही आ, बाकी तो साडा बंदा हीरा वा, जो को आखे लग जाता। मैं क्या सिर्फ इको गल कह दियो भी अज तो शराब नहीं मिलती, देखो 15 मिनट बाद तेरा सिर पाड़ देगा। 15 मिनट ही आ, जिहड़ी चीज इहनूं दुनिया में सब तो वध प्यारी वो तो तुसीं देई जाण दे जे, ते जो मर्जी करा लो ਉਹਦੇ ਕੋਲ जो मर्जी करा लो, ये ਉਹਦੀ बीमारी आ, ये ਉਹਦੀ बेबसी आ। गल समझो तुसीं, गल समझो।
पर देख लो भी वो बंदा अपना फायदा करता पाया कि नुकसान करता पाया। ये देखो तुसीं घटा लिया वधा लिया थोड़ा किया। जगमीत भाई तुहाडी सारी गल ठीक है, पर मैं कहना दिमागी बीमारी करके जिंदगी किहो जी हो गई आ। साडे घरां दे हालात पता किहो जिहे आ। मैं हुण शामी एक पिक्चर वेखण डिया हाँ, उह च एक सीन आया मर्डर का। गेलो फिल्म सी कि उहदे विच उहनूं मार के ना दबदे आ ते मगर म्यूजिक किहो जिहा वजदा जदों मर्डर हुंदा वा, मगर म्यूजिक किहो जिहा वजदा। साडे घरां 'च हॉरर म्यूजिक चलदा रहिंदा 24 घंटे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ म्यूजिक ਚੱਲਦਾ। ਆਏ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਏ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 17-18 ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਐਂਡ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਗਲੂਕੋਸ ਲਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੀਂਦ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪਾਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਲੂਕੋਸ ਲਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸੂਈ ਦੀ ਦਰਦ, ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਨਾੜ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਲਾ ਰੁਪਈਏ 50 ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੀਕਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗਲੂਕੋਸ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 9 ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਦੀ ਆਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਰਾਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਰੀ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਿੰਬੂ ਨਾਬੂ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਿਚੜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਹ ਕੋ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚਰਸ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੀਅਰ ਡੱਬ 'ਚ ਲਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਬੀਅਰ ਥੋੜੀ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ, ਬੀਅਰ ਛੱਡਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ। ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 12 ਕੁ ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਪੀ ਕੇ ਜਗਦੀਪ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਪੇਟੀ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਬੀਅਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਫੜਾਓ, ਦਿਓ 1000 ਬੀਅਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਬੀਅਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਾ, ਬੀਅਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब भी एक्सेप्टेंस, सरेंडर, फेथ ते नंबर 4 एक्शन। बस जे तुसी एक्शन करने वास्ते तैयार जे ते तुहाडा बंदा बच जाएगा। एक्शन वास्ते टाइम चाहिए ते पेशेंस चाहिए है। मैनू नहीं लगता भी जो साडे घरां दे हालत आ ना, हालात आ, जिन्हें आपां अपनी जिंदगी तो औखे आ, जे सानू 2 साल भी देने पै जाण ना ते कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 साल वो कह रहे हैं सानू 9वां साल हो गया, पर उन्होंने कुछ मिले ही होएगा इत्थों, तां ही कह रहे ना। उन्होंने एक गल बड़ी जबरदस्त कही आ जिहड़ी मेरे नाल मैच करदी आ। कहंदे मेरे बच्चे वैल सैटल्ड है, पढ़े लिखे आ, क्वालीफाइड है, एक बेटा जॉब करदा, एक बाहर गया।
ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਛੱਡੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਘਟਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵਧਾਈ ਆ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਤੀ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣੀ ਆ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਾ ਜਗਮੀਤ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ 90% ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਂਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਨਗੇ, ਗੁਸੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾ ਸਿੰਪਟਮ। ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 100% ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਹੈਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਕਰ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵਾਚੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਚਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਤਮਕ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਗਏ ਡੈਡੀ, ਲੁਕ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਆ ਗਿਆ ਡੈਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਫੜਾਓ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਫੜਾਓ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਫੜਾਓ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪਿਆਓ, ਉਹ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਰੋਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿੰਗ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ? ਓਏ ਆਪ ਝਟਕ ਜੂਗਾ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਟਕਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਝਟਕਣਾ ਵਾ। ਜਗਮੀਤ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਨਾਲ ਆ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪ ਝਟਕ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੰਬ ਹੈਗਾ,
बड़ी तोप है। मैं कहा तो तोप है पर कंडम है, चल गई है तोप हो नहीं चलनी है, पर बंदा मानता ही नहीं। पर यह भी हौली हौली जो बंदे को अपना पता लगता ना, फिर बंदा अवेयरनैस चाहता वा। एंड बंदा तरह तरह का थ्रैट करता, तरह तरह का आ करता, सिर्फ वो बीमारी का हिस्सा वा, क्योंकि प्रॉपर वो अंदर अजे वाशिंग हुई नहीं, वाशिंग नहीं हुई वो अंदर, अदे अंदर डिटॉक्सीफाई नहीं होया। काहदा? वो बिलीफ सिस्टम का। बिलीफ सिस्टम ही डिटॉक्सीफाई होंगे है। बिलीफ सिस्टम, वो थॉट प्रोसैसिंग, वो इमोशन, वो बिहेवियर, कुछ नहीं होया अजे, तो कुछ नहीं होया अजे, तो कुछ नहीं होया। क्योंकि नॉर्मली एक नशा छड्डण तो बाद 9 तरह की कैमिकल चेंज ब्रेन च आती है, 9 तरह की कैमिकल चेंज ब्रेन च आती आ, ते 9 तरह का बिहेवियर बंदे का आंदा। डिप्रैशन, लोनलीनैस, खालीपन, उदासी, गुस्सा, बारगेनिंग, मਰਨ मराउण की गल, सुसाइड की गल, ये जिंदगी कुछ नहीं पिया, मेरी किसी ने वैल्यू नहीं पाई, मैनू किसी ने एनालाइज नहीं किया, मेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन होया वा, घरदियां ने मेरी वैल्यू नहीं समझी, मेरा विआह सही जगह ते नहीं होया, मैनू सहुरे गंदे टक्कर गए, मैनू आ गया, मैं बंदा बड़ा घैंट था, मैनू किसी ने बस बड़ा ये अंदर चलता पाया, ये वो अंदर चलता वा। एंड तुसीं देख लियो, जिहड़ा बंदा विआह हैगा रज के विचोलियां नूं गालां कड्डेगा, विचोले नहीं उहदे कोल बच सकते, कभी नहीं विचोले बचणगे उहदे कोल। वो कहेगा मैं बंदा बड़े ताह की चीज है, तो मेरी वैल्यू नहीं पई, तो मैनू मिट्टी च रोलता, मैनू ये की हैगा, ये मेंटल सिकनेस सी। तू उतरा क्यों नहीं कहता मैं झूठ बोल के विआह कराया, मेरा रिश्ता नहीं होंदा? तू असली गल कर रहा, असली गल क्यों नहीं करता? तू असली गल तां नहीं करता भी असली गल मेरे अनकॉन्शियस माइंड च है, मैं जिहड़ी गल करदा पिया मेरे कॉन्शियस माइंड च है। मैनू एक नवी चीज समझ आई, कॉन्शियस ते अनकॉन्शियस की आ। कॉन्शियस है जो मैं गल करदा पिया, अनकॉन्शियस है जो मैं अंदर रखिया होया, दैट इज जस्ट लाइक इमोशनल मास्किंग। भी तेरे अंदर की गल कर, हाँ इलाज तेरे अंदर पिया, बीमारी तेरे अंदर पई आ, तू अंदरों ठीक होना वा, तू अंदरों ठीक होने की गल कर। तू बाहरों क्यों कहना हुण मैं छड्डी आ, हुण मैं घटाई आ, मैं थोड़ी जी फीम खाधी आ, मैं चिट्टे का स्वाद ही वेख्या वा, वो समान बड़ा माड़ा आ गया वा, वो ये गल्लां क्यों करदा ये गल्लां? इन्हां गल्लां च कुछ नहीं हैगा। अंदर अपने झाती मार, इनसाइड जा, देख मैं जो करदा पिया वा मैनू जजदा। मैं इक्को गल कहना जगवीर भाई, इक्को गल, ऑल ऑफ यू, सिर्फ तुसीं ये देख लो मैं जो करदा पिया मैनू जजदा। जे जजदा तो फिर जाओ इत्थों, जे तुहानू जजदा ना जो तुसीं करदे पे जे, तुहाडा अंदर गवाही दिंदा, फिर तुसीं जाओ, फिर तुसीं बीमार नहीं हैगे। जे तुहानू अंदरों आवाज आंदी आ ना, नहीं यार आ तो मेरी मजबूरी बन गई आ, ए मेरी मजबूरी बन गई आ, मेरा दिल नहीं करता नशा करन नूं, पर यह मेरी मजबूरी बन गई है, मैं बड़ा बेबस हाँ, बड़ा मजबूर हाँ, बड़ा लाचार हाँ, किसी तरीके मैं मेरी जान छुड़ाओ इतों। मैं तो उस दिन पछतान रहा जिदन मैं पहले दिन इनू हथ लाया, जिदन मैं पहले दिन स्वाद वेख्या सी ना मैनू टाइम भुलदा पिया, ना मैनू जगह भुलदी पई आ, मैनू कुछ नहीं भुलदा पिया। प्लीज मैनू मेरिया यादां चों वो चीज कड्डो, वो चीज नहीं निकलती, वो चीज निकलती नहीं, उन्होंने बार बार वो चीज चेते आती आ, बार बार वो रोंदा कुरलांदा, बड़ा कुछ करदा, उदास हुंदा, मरन के ख्याल तक आंदे उन्होंने, पर वो इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाता, एनालाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो वस की गल नहीं, यह वो दिमागी बीमारी है। और ये वास्ते फैमिली को स्टैप आउट करना पड़ेगा, पहला फैमिली इनिशिएटिव लवे, फैमिली उन्होंने मन्ने भी ये दिमागी तौर पर बीमार बंदा तो यदा इलाज करवाना साडी जिम्मेवारी है। बस जे इनू हार्ट की प्रॉब्लम होंदी, इनू कैंसर होंदी, इनू किडनी की प्रॉब्लम होंदी, किसी तरह की प्रॉब्लम आती, असीं इहदा इलाज करवाना ही, क्योंकि साडी जान है, साडी जान है, तो इस तो बगैर साडा गुजारा नहीं हैगा। बस तो पेशेंट नूं कह दो इन्नी गल भी यार तेरे बगैर साडा गुजारा नहीं हैगा, जे तेनू कुछ हो गया तो आपां ते काहे जोगे नहीं रहना। क्या कदी मरीज नूं वो क्या जे कदी असीं की कहंदे आ डाफना आई अज तू तो जमदा ही पता नहीं कित्थों टक्कर गया, मेरे माड़े कर्मां दी जिहड़ी सजा ना वो मैनूं मिलदी भी तेरे नाल मेरा विआह हो गया। असीं करदे उल्ट पे, करदे ही उल्ट पे। हुण करना आपां की आ, ये आपां इत्थे बह के सिखांगे। एक्सैप्टेंस,
ਸਰੈਂਡਰ, ਫੇਥ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। क्यों मैनेजर साहब, जेड़े जेड़े प्रोग्राम क्यों नो मैडम, आपने सोचा था कभी? हाँ जी दसो जी, नवदीप सोचा ही? मनीष जी, इलाज असी अपने बच्चे का करवाउण आए हैं, इलाज असी अपने पेशेंट का करवाउण आए हैं, पर साडी अपनी जिंदगी चेंज हो गई। एडा जबरदस्त प्रोग्राम है, एडा जबरदस्त इलाज है, पर होएगा तो जे आप इलाज दिमाग का करावांगे, जे आप नशे का करावांगे फिर आप फिर 4 दिन तो बाद रहना ही नहीं। जे साडा फोकस नशे से रह गया ना, आप वध तो वध हफ्ता वो भी मार मार के कटना है, वो भी हफ्ते 5 बारी छुट्टी मंगनी आप, फिर अं कहना छुट्टी दे दो, मैं कहना जी अजे गल नहीं बनी, नहीं मैं अपनी मर्जी ना आया, मैं अपनी मर्जी ना आया। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है भी जब मर्जी ना आया वा तुसीं रोकण वाले कौन हुंदे जे? मैं अपनी मर्जी ना जा सकदा, आए भावें तुसीं अपनी मर्जी ना जे। वैसे इस गल का ना कोई बहुता रौला नहीं है कि तुसीं मर्जी ना आए जे कि तुहानूं बंध के लिआंदा, मैनूं तो बंध के लिआंदा, पर यह आ भी गल है भी अप्लाई किहड़ा करदा, मतलब कि किहड़ा फाइट करदा।